अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और ये वीकेंड काफी गर्मा गर्मी थी जब हम बात करें सियासी मैदान की, सियासी पस मंजर की। जिस तरह कि आपको मालूम है कि 22-23 सितंबर कहा जा रहा था, बड़ी अहम तारीखें हैं, लेकिन उससे पहले ही लगता है कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नवाज शरीफ साहब को समन किया गया कोर्ट्स ने और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर पेश हों और अदालतों को फेस करें, लेकिन जो काफी अरसे की खामोशी थी, हमने देखा कि ओवर द वीकेंड साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने उसको तोड़ दिया और अपना सियासी मौक़िफ़ पेश किया। उनका क्या कहना था ये हम आपको सुनवाते हैं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि सोशल मीडिया पे भी और तमाम सियासी हलकों में हलचल थी। ये एक ऑल पॉलिटिकल्स कॉन्फ्रेंस के तौर पे, एपीसी के तौर पे सामने आया और एक दफा फिर तनकीद की बौछार कर दी गई मौजूदा हुकूमत के ऊपर। हर चीज पे ये एतराज था जनाब, महंगाई पे एतराज, मईशत के डूबने पे एतराज, और सबसे बढ़कर ये कि बात कहीं पे भी ये नहीं हो रही कि लाए अमल क्या होगा आगे। सिर्फ ये कहा जा रहा है कि तहरीक चलानी बहुत जरूरी है, मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जो लोगों को इंतजार था कि क्या नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे, उनका क्या मौकफ है, इल्जामात उन पे साबित हो रहे हैं। कहा उन्होंने ये था कि अपनी सेहत के हवाले से उनका विजिट है, लेकिन अब जब वो बेहतर फील कर रहे हैं, आए दिन उनकी तस्वीर हम देखते हैं, तो फिर ये तजाद क्यों? मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं कि वो अभी भी सफर नहीं कर सकते। उनका क्या कहना था और क्या मानना था, एक दफा फिर आपको सुनवाते हैं उनके अहम नकात जो उन्होंने कल के अपने बयान में दिए। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। हमारी अवलीन तरजीह इस गैर नुमाइंदा और नाअहल और सिलेक्टेड हुकूमत से कहीं ज्यादा अहम इस निजाम से जिसका मैंने जिक्र किया है, इससे निजात हासिल करना है। इमरान खान हमारा एज सच हदफ नहीं है, हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है। ये मैं इलेक्शन से पहले भी कह चुका था और आज भी कह रहा हूँ। आज हमारी जदोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ, तो बैसाखियों पर खड़ी ये हुकूमत कभी भी वजूद में नहीं आ सकती। आज कौम जिन हालात से दो चार है, उसकी बुनियादी वजह वो लोग हैं जिन्होंने अवाम की राय के खिलाफ नाअहल हुक्मरानों को मुल्क पर मुसल्लत किया। क्या मैं ये पूछने की जिसारत कर सकता हूँ कि 2018 के इंतखाबात में घंटों RTS क्यों बंद रखा गया? गिनती के दौरान पोलिंग एजेंट्स को क्यों निकाल बाहर किया गया? इस नाअहल हुकूमत ने 2 सालों में पाकिस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया है, इसका कोई अंदाजा कर सकता है? इस नालायक हुकूमत ने हर मामले पर यू टर्न लिया है। आज सरमायाकारी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। CPAC सख्त कंफ्यूजन का शिकार है। CPAC के साथ पेशावर की BRT जैसा सलूक हो रहा है। एक डिक्टेटर के बनाए हुए इस इदारे को बरकरार रखना हमारी गलती थी। इस हद तक गिर सकता है। ये इदारा नहीं बल्कि अंधे हुकूमती इंतकाम का आला कार बन चुका है। ये इदारा नैब इंतहाई बदबूदार हो चुका है और ये मुकम्मल तौर पर अपना जवाब खो चुका है। हमारी कौमी सलामती के लिए जरूरी है कि हम अपनी मईशत के साथ साथ अपनी मुसल्लह अफवाज को भी मजबूत से मजबूत तर बनाएं। नवाज शरीफ साहब के मुखालफिन कहते हैं कि ये पुराना वतेरा है, यानी जब वो अपनी खुद साख्ता जिलावतनी में होते हैं तो मुल्क के तमाम इदारों को आड़े हाथों लेते हैं। उनके ख्याल में नैब, अदालतें, तमाम लोग अच्छा काम नहीं कर रहे। लेकिन उनके बयान में जो ये खास नुक्ता है, जब उन्होंने कहा कि हमारी जद्दोजहद उनके खिलाफ है जो इमरान खान साहब को इस मौजूदा हुकूमती सेटअप को सिलेक्ट करके वोट देकर लाए हैं। अब इससे तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तमाम जद्दोजहद पाकिस्तान की अवाम और उनके हामियों के खिलाफ की जा रही है? जब हमने देखा था कि अदालतों में केस पिछले दौरे हुकूमत में चला, जब बड़ा मुल्कगीर नारा ये था कि मुझे क्यों निकाला, उस वक्त कहा जाता था कि वोट को इज्जत दो। आज वो वोटर्स जो इस पूरे अमल का हिस्सा रहे हैं, जिन्होंने अपनी हक रायदही को इस्तेमाल करते हुए PTI को मुंतखब किया, उनके खिलाफ जद्दोजहद चलाने की बात की जा रही है। फिर जहां तक इदारों का सवाल है, इन अदालतों को आके फेस किया तो जाना पड़ेगा। यानी अगर आपका ये मौकफ है भी, सवाल ये पैदा होता है इसको अमली जामा कैसे पहनाएंगे? क्या आपको लगता है ये जद्दोजहद मुल्क से बाहर, जबकि एक तरफ आप ये बयान दे रहे हैं कि आपकी सेहत ये इजाजत नहीं देती कि आप पाकिस्तान ट्रैवल करके भी आ सके। दूसरी तरफ आपको बताया कि ओवर द वीकेंड सोशल मीडिया पे मरियम नवाज साहिबा की कुछ तस्वीर थी जिसमें शायद वो मोटरवे पे
सफर करते हुए भेरा के एक फूड रेस्टोरेंट पे रुकी और ट्विटर हैड अ लॉट टू से। ट्विटर ने काफी आड़े हाथों लिया इस बात को। उन्होंने कहा कि जिस डील की आप मुंतजिर हैं वो आपको फास्ट फूड रेस्टोरेंट पे नहीं मिल सकती। इसके अलावा भी बहुत सारे मीमर्स थे। आई थिंक सोशल मीडिया डज नॉट स्टॉप एनीवेयर। खैर जी, इसके अलावा आपको बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी साहब ने भी कौम से खिताब किया ओवर द वीकेंड और उनका मानना भी यही था कि तमाम मुखालिफिन पार्टीज को एक साथ मिलकर इस सिस्टम के खिलाफ जद्दोजहद करनी पड़ेगी। सवाल ये है, और ट्विटर पे भी कई लोगों ने यह सवाल उनसे पूछा कि अगर वो वाकई हुकूमत के हामी नहीं है और उनको लगता है कि पूरे निजाम को लपेट कर दोबारा इलेक्शंस कराने चाहिए, तो फिर सिंध हुकूमत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्ताफी क्यों नहीं हो जाती। एक तरफ इख्तिदार और अथॉरिटीज भी चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ उनका यह भी मानना है कि मौजूदा हुकूमत चल नहीं पा रहा। ये एक दफा फिर उस बहुत बड़े मेरे ख्याल में जो खला है, जो आपसी एक खलीज पाया जाता है वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत के बीच में, उसकी निशानदेही करता है। लेकिन एक बात तो तय है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN दोनों को ही नैब के वजूद पे एतराज है। इस एतराज पे हम कई दफा बात कर चुके हैं कि नंबर 1 अदालतों को फेस नहीं करना चाहते, नंबर 2 नैब के इख्तियारात पे एतराज करते हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो करप्शन के चार्जेस हैं उसको ना मीडिया में ना अदालतों में उसको अपना दिफा करने में कभी भी रद्द नहीं कर पाते। ये मेरे ख्याल में तमाम आवाम के लिए एक सवालिया निशान है। लेकिन दूसरी तरफ उनका मानना यह भी है कि ये सिलेक्टिव एहतसाब हो रहा है। बहुत सारे मौजूदा हुकूमत के भी नुमाइंदगान ऐसे हैं जिनकी फाइलें खुलनी चाहिए, जिनके असासों पर सवालिया निशान होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब पाकिस्तान में मुमकिन है या नहीं, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कौम से खिताब करते हुए क्या कहा और उनका इन मौजूआत पे, इस अहम नुक्ते पे क्या मौक़िफ़ है। लेट्स टेक अ लुक। हम सिर्फ हुकूमत गिराने नहीं आए हैं, ना मिले हैं। हम इस हुकूमत को निकाल के और जमहूरियत बहाल करके रहेंगे। हमने पाकिस्तान बचाना है। हमने आफत से, इस मुश्किल से, इन बेरुखियों से पाकिस्तान बचाना है और इंशाअल्लाह फैज की आवाज में हम जीतेंगे। APC के खिलाफ जो तहरीरियां कर रही है हुकूमत, जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है हुकूमत, यही आपकी कामयाबी है। ये इस तकरीर के बाद और इस APC के बाद पहला बंदा मैं ही जेल में हूँगा, मगर मुझे नहीं लगता कि इनका कोई जमहूरी इदारों को बहाल करने का इरादा है। जब इनकी हुकूमत में मुखालफिन सामने आते हैं तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है, और ऑन दी अदर हैंड जब जमहूरी हुकूमत के होते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN कोई तहरीक चलाती है तो उसका नारा भी यही होता है कि हम जमहूरियत बचाने के लिए आए हैं। ये आखिरकार जमहूरियत सिर्फ और सिर्फ जब पीपल्स पार्टी की या PMLN की हुकूमत होती है तभी उसको जमहूरियत क्यों कहा जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो आप, मैं, हम सब सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त अहम सवाल ये है कि मईशत की मुश्किलों के बावजूद और हम कोविड के दौर से गुजर रहे हैं, क्या वाकई पब्लिक सेंटिमेंट PTI की हुकूमत के खिलाफ हो चुका है? जो वादे, जो एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा बढ़ावा देके वो हुकूमत में आए थे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN की जो वीकनेसेस हैं वो लोगों के सामने थी। उन वल्नरेबिलिटीज को हम सह चुके थे। हमने देखा था कि मुल्क को किन मुश्किलात, कौन सी मुश्किलात दरपेश है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बहुत ज्यादा वादे किए थे। अब शोमई किस्मत के बहुत सारी चीजें कंट्रोल से बाहर हैं। कोविड को कोई प्लान नहीं कर सकता था, मईशत की दूसरी मुश्किलात को प्लान नहीं कर सकता था। लेकिन क्या सारा का सारा बोझ, सारा का सारा इल्जाम बारिशों को, क्लाइमेट चेंज को, बरसात को और कोविड को दिया जा सकता है, या वाकई इस हुकूमत को भी दे नीड टू पुल अप देयर सॉक्स? इस पे बात करेंगे। लेकिन आपको ये भी बताते चलें कि हमारे यहाँ तो गहमा गहमी है, लेकिन पूरी दुनिया आज अमन की हामी है और आज दुनिया भर में वर्ल्ड पीस डे मनाया जा रहा है। ये बड़ा अहम दिन है। लोगों का मानना यह भी है कि सिर्फ जंग की नौइयत बदली है। कई दफा हम रीजंस उसी तरह तलाश करते हैं। 9/11 के बाद अफगानिस्तान, इराक में छिड़ जाने वाली जंग और हमले इस बात के गवाह हैं कि सिर्फ हमारे तरीके बदले हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि बढ़ता हुआ जो तनाव है पाकिस्तान और भारत के बीच में, वो भी पूरी दुनिया में खतरे की घंटी बजा रहा है, क्योंकि दोनों ही मुमालिक न्यूक्लियर मुमालिक हैं। दूसरी तरफ हमने देखा कि सबसे ज्यादा कशीदगी है इस वक्त चाइना और भारत के बीच में। इफ यू लुक एट द लास्ट फ्यू डेकेड्स, तो ये सिर्फ किस तरफ लेके जा रहे हैं मामलात को, ये बड़ा अहम है। लेकिन अमन की जो अहमियत है उससे हम इनकार नहीं कर सकते, और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ
खतरे का ना होना या जंग का ना होना, असलहे का इस्तेमाल का ना होना, दैट इज नॉट पीस. एब्सेंस ऑफ वॉर कैन नेवर बी टर्म्ड एट पीस. पीस का वाकई मतलब है कि आपसी रवाबित इस तरह के हों कि इंसानियत और माशरे फल फूल सकें. इस पर हम मजीद भी बात करेंगे. अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक. विल बी राइट बैक. एंड वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. मैं हूं सिद्रा इकबाल. एक दफा फिर कोरोना से रिलेटेड नंबर्स पाकिस्तान में हमारे लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं, तशवीश का बायस बन रहे हैं. एक स्लम्प के बाद यकायक हमने देखा कि एक ही दिन में पहले 700 और फिर उसके बाद 600 केसेस आए. और इसके साथ आपको ये भी बताते चले कि जो स्कूल्स रीओपन हुए थे वहां पे भी कई स्कूलों में पता किया गया कि SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा. कुछ स्कूल्स ने प्राइमरी क्लासेस के स्टूडेंट्स को भी बुला लिया था और जो सोशल डिस्टेंसिंग का और कम तादाद में अटेंडेंस का उन्होंने वादा किया था, जो SOPs उन्होंने आउटलाइन किए थे, उनकी भी पासदारी नहीं की जा रही थी. इसकी वजह से हमने देखा कि कई स्कूल्स को सील कर दिया गया और साथ ही बहुत सारे जो ऐसे यानी जो मरहलावार हम स्कूल्स खोलने की बात कर रहे थे और सेकेंड फेज में स्कूल खुलना था, उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है. यानी क्लास 6 एंड 8 to 6 के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने जो आना था उसको बंद कर दिया गया. सवाल ये है कि क्या नंबर्स को देखते हुए दोबारा अब हम देख रहे हैं कि कुछ रद्द बदल आएगा. खासतौर पर सिंध हुकूमत ने ऑलरेडी ऐलान कर दिया है कि मार्केट्स रात 9 बजे तक ही खुलेंगी. पहले एक हमने लॉकडाउन के दौरान भी देखा कि अच्छा डिसिप्लिन आ गया था, दुकानें मार्केट्स जल्दी खुलती थी. आप इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग भी देख रहे थे, डे लाइट आवर्स का बेहतरीन इस्तेमाल देख रहे थे. लेकिन अब हम पुरानी रविश पे चले गए हैं, यहां तक कि SOPs को भी नहीं फॉलो किया जा रहा. क्या इसका असर हम बाकी इंडस्ट्रीज पे भी देख सकेंगे? क्या इसी तरह की तब्दीली हो सकता है मैरिज हॉल्स के लिए भी आए? आज हम डिटेल में बात करेंगे इन आवर 10 o'clock सेगमेंट अबाउट द स्कूल्स रीओपनिंग एंड देन क्लोजिंग और अब आगे क्या लाएअमल नजर आ रहा है. लेकिन सबसे पहले जरा बात करते हैं कोरोना वाले से कि ये जो दोबारा स्पाइक हमें नजर आ रही है, क्या ये हम सब के लिए बायस तशवीश होनी चाहिए? इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास मौजूद हैं अ वेरी सीनियर डॉक्टर एंड अ मेंबर ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, जनाब डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब. अस्सलाम वालेकुम कैसर साहब. जी वालेकुम अस्सलाम. सर बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए. आज आपकी मसरूफियत भी थी बट यू स्टिल मेड टाइम फॉर आवर शो. आपसे पहला सवाल यही करना चाहूंगी कि यकायक 700 केसेस रिपोर्ट हुए एक दिन में, फिर दोबारा हमने 600 केसेस देखे. मुझे लग रहा था कि बहुत सारे लोगों के जहन में शायद ये है कि कोरोना इज अ थिंग ऑफ द पास्ट फॉर अस. ये स्पाइक, ये नंबर्स किस तरफ निशानदेही कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया सिद्रा. एक्चुअली देखिए, ये तो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम तमाम जो रिसर्चर्स हैं और मेडिकल प्रोफेशनल के लोग हैं और जो इन्फेक्शियस डिजीज के डॉक्टर्स हैं सारे, क्योंकि देखिए कोरोना लग ऐसा रहा था या मैसेज ऐसा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान से कोरोना का बिल्कुल खात्मा हो गया है. एक्चुअली इनफैक्ट ऐसा था नहीं. केसेस 400-300 तो डेली रिकॉर्ड हो रहे थे, लेकिन अब क्योंकि जब केसेस आपके पास मौजूद है, वायरस मौजूद है, तो फिर वो स्प्रेड हो सकता है. और दुनिया में हम देख रहे हैं कि एक सेकंड वेव्स भी आ रही है, सेकंड एक टर्म भी आ रहा है, तो वो फिर जो है बड़ा लीथल हो रहा है, बहुत एग्रेसिव वायरस होता है. तो हम बारहा ये कहते रहे हैं कि खुदारा तमाम लोग SOPs को फॉलो करें ताकि ये बीमारी का जो नंबर ऑफ केसेस है वो इसी तरह से कम होते रहे और इनका खात्मा हो जाए पाकिस्तान से. डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, जैसे कराची में और मुल्क भर में हालिया बारिशें हुई और उसमें जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस हो रहे थे, हम देखते हैं कि बारिश हो, गंदगी हो, उसमें भी इन्फेक्शियस डिजीजेस फैलती हैं. ये इन्फेक्शन ऑलरेडी हमारे इर्द गिर्द था. क्या आपको लगता है कि ये भी एक वजह बन सकती है कि उसमें जो रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस हुए, कोई लोगों ने दूरी का ख्याल नहीं रखा, शहर भर में, मुल्क भर में गंदगी फैली हुई थी, क्या इसने भी बढ़ावा दिया है कोरोना को? बिल्कुल मैं समझता हूं कि जितनी भी पिछले चीजें हुई हैं जहां पर लोगों की गैदरिंग हुई है या गैदरिंग हो रही है, ऐसा तो सिगरा मैंने तो नहीं देखा है, पता नहीं आपके व्यूवर्स ने, आप लोगों ने देखा होगा कहीं इक्का दुक्का के SOPs को फॉलो किया जा रहा है. लेकिन ओवरऑल शुरू दिन से SOPs को प्रॉपर तरीके से पाकिस्तान में फॉलो नहीं किया गया.
ابھی تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے اب تو ہاتھ ملانا بھی شروع کر دیا, گلے بھی مل رہے ہیں, ایون کہ دفاتروں میں, سرکاری دفاتروں میں جو ہے وہ یہ سارا کام چل رہا ہے. تو یہ خطرہ بالکل موجود ہے کہ یہ بیماری اور مزید اس میں اضافہ نہ ہو جائے. اور اگر اضافہ ہوتا ہے تو دوبارہ پھر سے ہم اسی مسئلے میں نہ پھنس جائیں جو کہ ہاسپٹل پر برڈن پڑے گا. ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس ایک پینل لائنڈ اپ ہے 10 بجے کے لیے, لیکن اس میں ہم نے ٹیچر, سکولز, پیرنٹس اور گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن رکھی ہے. ایز اے میڈیکل ایکسپرٹ میں آپ کا اوپینین لینا چاہوں گی کہ ہم جو اتنی اجلت دکھا رہے ہیں, مرحلہ وار ہم نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اسکولوں کو ری اوپن کیا جائے. میں بڑے امپورٹنٹ کوشچنز ریز کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ کیا SOPs ہم نے اپنائے. ہمارے پاس کوئی قاعدہ موجود نہیں ہے کہ چلیں بچہ اگر گھر سے ماسک لگا کر آ بھی رہا ہے تو کیا وہ تمام عملہ جو اسکول میں موجود ہے ان تمام کی ٹیسٹنگ ہوگی. اس پہ پرائیویٹ اسکولز نے کہا جی اتنی بڑی تعداد میں ہم ٹیچرز کی ٹیسٹنگ نہیں کر سکتے, رینڈم ٹیسٹنگ کروا لیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ہم مرحلہ وار اسکولز کھول رہے ہیں کوئی SOPs ہم نے ڈیفائن نہیں کیے ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک ہفتے کے اندر کئی اسکولز کو سیل کرنا پڑا کیونکہ وہاں SOPs فالو نہیں ہو رہے تھے. از اٹ وائز کہ پورے ملک میں ہم اسکولز کو ری اوپن کر رہے ہیں؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ سدھرا یہ جو وائرس ہے یہ بہت جلدی آپ کے پاس سے جائے گا نہیں. تو آپ کو کچھ نہ کچھ اپنے کاروبار کو, اپنے سسٹم کو آن کرنا پڑے گا آہستہ آہستہ. لیکن میں یہ بالکل آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں SOPs کو پراپر طریقے سے نہ فالو کیا جا رہا ہے نہ فالو کرایا جا رہا ہے. اس پہ قانون ہونا چاہیے. جب تک قانون کے عمل درآمد نہیں ہوگا تو لوگ ڈریں گے نہیں, لوگ SOPs کو فالو نہیں کریں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں جو بڑے لوگ ہیں, یہ تعلیمی ادارے کھولنا یہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے. اس کو بہت ہی کلوز واچ کرنا پڑے گا, کلوز مانیٹرنگ کرنی پڑے گی. اور میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں, پرائمری اور پری پرائمری جو اسکولز ہیں ان کو ابھی نہ کھولا جائے. ایٹ لیسٹ کم از کم 20-25 دن مزید مانیٹر کیا جائے. اور جو بڑے اسکولز ہیں وہاں پر میں نے پھر آپ سے کی توسط سے کہتا ہوں کہ ان کے اینٹی باڈیز ٹیسٹ تمام لوگوں کے کرا دیے جائے. خاص کر وہ لوگ جو ڈرائیورز ہیں, جو وین ڈرائیورز اور وین کلینرز ہیں, جو ہیلپرز ہیں, ان کے ضرور ہونے چاہیے. اسکول, کالجز, ڈاکٹر صاحب بڑی تشویشناک بات یہ ہے کہ اس میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں, مثال کے طور پہ اسکول کی کینٹین تو چلیں آپ کھولے نہیں, بہت بڑی تعداد ہے پاکستان میں بچوں کی جو ٹرانسپورٹ یعنی ماس ٹرانزٹ استعمال کرتی ہے, جو اسکول کی وینز استعمال کرتی ہے. اسکول والے کہتے ہیں کہ جی اس پہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے, وینز والے کروانا چاہیں تو وہ ان کی رضاکارانہ کاوش ہوگی. دوسری طرف اپنے ٹیچرز کو اور عملے کو بھی یہ اخراجات, یہ خرچہ خود برداشت کرنے کو اسکول تیار نہیں ہے. فیس کو بڑھا رہا ہے اس مد میں کہ کرونا کی تیاری کر رہے ہیں لیکن اپنے عملے تک کو ٹیسٹ نہیں کرا رہا. دوسری طرف میرج ہالز, اگین دا سیم پرابلم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ ایک میرج ہال میں جو سروس پرووائڈ کی جاتی ہے, اگر میرج ہال اونر یہ کہے کہ جی ہمارے عملے کو ہم کروا بھی لیں گے, وہاں پہ جو پھول والا آتا ہے, جو کیٹرر آتا ہے, جو ویٹرز آتے ہیں, کون ذمہ داری لے گا اس کی؟ بالکل آپ کی بات درست ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ قدرت کی طرف سے, آپ نے ابھی ایک بات بہت اچھی کی تھی کہ قدرت کی طرف سے پاکستان میں یا مسلمانوں کو ایک ڈسپلن ہونے کا بہت اچھا موقع ہے کہ آپ کا جو ایک سسٹم ہے, جو شام کو 10 بجے تک یہ شادی ہال اگر کھلتے ہیں تو وتھ پراپر SOPs کے ساتھ یہ تمام تر ذمہ داری جو ہال مالکان ہیں, جو شادی ہال مالکان ہیں, ان کی بنتی ہے. تو ان کا تمام اسٹاف جب وہ اس پریمیسز کے اندر آ جاتا ہے سروس کے لیے تو وہ پھر پورا کورونا سے سیف ہونا چاہیے. تب جو لوگ آئیں گے وہ سیف ہو سکیں گے اور ان کو بھی پراپر طریقے سے SOPs پہ فالو کرانا پڑے گا. اور اگر ہم یہ کرانے میں ناکام رہیں گے تو پھر آپ یقین کریں سدرا کہ خدا نہ خواستہ کہ یہ پھر وہی مسئلے میں ہم نہ پھنس جائیں کہ جہاں کہ ہمیں بستر نہیں مل رہا ہے, ہمیں ICU میں بیڈ نہیں مل رہے, ہمیں وینٹیلیٹر نہیں مل رہا. تو یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. قدرت کی طرف سے ہم نے جو کنٹرول ہوا ہے یہ قدرت کی طرف سے ہمیں ایک انعام مینٹین کرنا چاہیے تاکہ یہ ایک بہت ہی جن لوگوں کو کرونا وائرس ہوا ہے وہ ان لوگوں کا آپ ان سے انٹرویو کریں, ان سے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا گزری ہے. جن لوگوں کے پیارے دلارے اس ملک سے چلے گئے کورونا میں مبتلا ہو کے, ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. تو خدا را اور پھر ایک پھر وہی ساری تمام چیزیں کہ پھر وہ تمام کاروبار بند ہو,
तमाम सारा रोजमर्रा की चीजें बंद हो, लोग परेशान हो ज़हनी तौर पे और माशी तौर पे, तो मैं समझता हूँ कि बेहतर यही है कि हमारा जो नारा है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और फिर मैं हमेशा कहता हूँ कि जान है तो जहान है, तो इस फार्मूले पे अगर आप अमल करते हैं तो फिर आगे चल के अगर आप जिंदा हैं, आप सेहतमंद हैं, तो ये तालीम भी हासिल कर सकेंगे आपके बच्चे, और ये जो कारोबार है वो कारोबार भी आप कर सकेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने पहले देखा था कि ईद उल फितर के बाद एक स्पाइक आई और उस वक्त सख्त तरीन, यानी जिस हद तक हम सख्ती कर सकते थे, हमने एक स्मार्ट लॉकडाउन को लेके आए और हमें एक गैप मिल गया, यानी जब लोगों का एक्सपोजर, एक दूसरे से इंटरेक्शन कम की गई तो नंबर्स नीचे आए। आपको लगता है कि दिन में 700 लोगों का, 600 लोगों का पॉजिटिव केसेस का रिपोर्ट होना, क्या एक दफा फिर हमें इसी तरफ को जाना चाहिए, एक दफा फिर थोड़े अरसे के लिए सब कुछ शट डाउन कर देना चाहिए? इस वक्त आपकी राय क्या है? व्हाट शुड द गवर्नमेंट एंड द पॉलिसी मेकर्स बी डूइंग? देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन का वक्त नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि तमाम जो इदारे हैं उन इदारों में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए, बसों में, ट्रांसपोर्ट्स में, बाजारों में, इसको स्ट्रिक्ट वो जो है SOPs को फॉलो करना होगा। कंप्लीट लॉकडाउन अभी नहीं, खुदा न खास्ता नहीं आया है, लेकिन जैसे दूसरे ममालिक में, अमेरिका में, यूरोप में और इवन ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपने देखा कि मेलबर्न को शहर को कर्फ्यू लगा के उसको बंद कर दिया गया, दोबारा वहां से बिल्कुल क्लियर हो चुका था, लेकिन दोबारा उनके यहाँ ये वबा आ गई। तो इसी तरह से खुदा न खास्ता हमारे यहाँ दोबारा आती है, तो आपको करना पड़ेगा, आपको लोगों को घर बैठाना पड़ेगा जबरदस्ती, ताकि ये बीमारी फैले नहीं मजीद। तो लिहाजा उस सिचुएशन से आने से पहले ही हमें जो है वो ऐसे इक़दाम अभी करने चाहिए। अक्लमंदी या दानिशमंदी, आपने बिल्कुल सही कहा कि उसका एम्फोसिस ये है कि आज अगर हम SOPs को सही तरह अपना लेंगे तो खुदा ना खास्ता ना ये नंबर्स ऊपर जाएंगे, ना ही हमें लॉकडाउन करने की जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कैसर सज्जाद, सीनियर डॉक्टर। दफा फिर तमाम लोगों के लिए ये वार्निंग साइन है कि नंबर्स ऊपर जा रहे हैं। अगर आप बेशक, अगर हम अभी इतने नंबर्स ज्यादा नहीं है कि हमें लॉकडाउन की तरफ जाना चाहे, सब कुछ बंद करना पड़े, लेकिन अक्लमंदी इसमें है कि अपनी एहतियात जरूर कीजिए, SOPs को फॉलो कीजिए, हाथ बार धोते रहिए। उसके लिए आप सैनिटाइजर इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हाथ बार बार धोते रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और अब जरा बात करेंगे सनती सरगर्मियों के हवाले से। बहुत सारी मुश्किलात हैं जी। एक तरफ हम कोरोना की बात कर रहे हैं, सियासी पस मंजर में बात कर रहे हैं, जो बार बार ये हमें एक तरह से इशारा दे रहे हैं कि इस वक्त बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, एंड प्रोबेबली द पॉलिसी फ्रेमवर्क इज नॉट कंड्यूसिव। सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि एक और प्रॉब्लम जो इस वक्त इंडस्ट्री के सामने है, इट्स द नेचुरल गैस शॉर्टफॉल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मईशत का पहिया चलाते रहने के लिए। सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, एंड देन वील टेक दिस डिस्कशन फॉरवर्ड। कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गैस की लोड शेडिंग से अवाम परेशान। कई इलाकों में गैस का प्रेशर इंतहाई कम है। मलीर, कायदाबाद, सुरजानी, औरंगी टाउन, पापोश, उस्मानाबाद, क्लिफ्टन, DHA समेत मुतादिद इलाके गैस की लोड शेडिंग का शिकार हैं। शहरियों का कहना है गैस ना होने की वजह से नाश्ता और खाना बाहर से लाते हैं। घर में गैस नहीं है, लाइट नहीं है, बाहर होटल पे आके नाश्ता कर रहे हैं। महंगाई इतनी है कि क्या करें। बिजली वालों ने तो हमारी जिंदगी अजीयन करके रख दी है। ना वो दिन देखते हैं, ना वो रात देखते हैं, जब चाहते हैं बत्ती ऑफ कर देते हैं। ना घर में खाना पक रहा है, ना बिजली है, ना पंखा है, कुछ भी नहीं चल रहा भैया। सुई सदरन गैस इंतजामिया सहूलियात फराहम करने के बजाय अवाम को सब्र की तलकीन कर रही है।
अगर आप 10 साल पहले की हमारे गैस के ज़खायर से रिलेटेड रिपोर्ट्स को देखेंगे तो उसी वक्त से ऑल्टरनेटिव्स पे जोर दिया जा रहा था। ये बात बड़ी वाज़ेह कर दी गई थी कि 2010 से लेके अभी तक हमारा जो कंजम्पशन पैटर्न है हमारे यहाँ की सप्लाई को मैच नहीं कर पाएगा एंड देयर विल बी शॉर्टफॉल्स। और इस वक्त यही हो रहा है। हम देखते हैं कि कई इलाकों में और खास तौर पर कई सूबों में कहा जा रहा है कि गैस की जो सप्लाई है उसमें तवातुर से कमी आ रही है। सवाल ये भी पैदा होता है कि अभी तो आपने रिपोर्ट हमारी डोमेस्टिक यूजर्स के हवाले से देखी, लेकिन इसका इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ पेट्रन ऑफ द साइट एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्री जनाब जुबैर मोतीवाला साहब। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। इट्स बिन अ वाइल्ड कॉन्वर्सेशन विद यू। मुझे बताइए कि इस वक्त जो सूरत हाल है, डोमेस्टिक यूजर की प्लाइट तो टेलीविजन स्क्रीन पे और मीडिया के तवासुर से सोचने का जो मकाम था वो तो निकल गया। जिस वक्त हमारे हालात हैं वो इंतहाई खराब हैं। मैं आपको बताऊं, ऐसे हमने पिछले यानी इतने साल हो गए, जरूर इसमें गैस के प्रेशर लो होते हैं, कभी हमारे पास प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन तवातुर के साथ 12 दिन 13 दिन, आज मेरे ख्याल है आज 13वां दिन है जब हमसे वादा किया गया है कि शायद जो है आज से कोई प्रेशर बेहतर होगा, ठीक होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। यानी इंतहाई मखदूश हालात हैं। और वैसे ही देखें आप, इंडस्ट्री जो है वो 2.5 से 3 महीने कोविड के अंदर बंद रही, इसके बाद अब जो है इसकी वजह से बंद कर दिया है। और आपकी गैस सप्लाई जो सिंध बलूचिस्तान को है, सबसे बड़ी बात यह है कि सिंध से 2600 MMCF गैस निकलती है। हमारी रिक्वायरमेंट 1300 से 1350 MMCF है। उसमें से आज हमको, यानी मैं आपको फ्राइडे की फिगर देता हूँ, 970 MMCF गैस आई। इसमें तो प्रेशर ही नहीं बनता। गैस की सप्लाई ऑल अबाउट प्रेशर। जब आप इसके अंदर प्रेशर बनाते हैं तभी गैस सप्लाई हो सकता है। वहां जब आप 970 देते हैं, डिमांड जो है वो 1300 1350 की है, तो प्रेशर नहीं बनता, लिहाजा कोई इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। यानी आप ही देखें कराची, जो कि अगर हम सिंध को देखें, कराची 4%। जुबैर साहब, व्हाट इज द एनर्जी मिक्स लाइक राइट नाउ? देखिए अभी हम देख रहे हैं, अगर इसको सियासी तनाजुर में भी देखा जाए, गुज़िश्ता हुकूमत इस बात पे बड़ा क्रेडिट लेती है कि जी पाकिस्तान में और खास तौर पे कराची की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मसला था इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का और सिक्योरिटी का, जो हमने सॉल्व किया। और इसके अलावा वो जनरेशन प्लांट्स जिसमें सोलर पावर प्लांट्स और विंड प्लांट्स की बात करती है। आप खुद भी यू बिन इन द फोर फ्रंट व्हेन इट केम टू द थर्कोल प्रोजेक्ट। इस वक्त एनर्जी मिक्स इंडस्ट्री के लिए क्या प्रपोज किया जा रहा है? इज इट फॉरवर्ड लुकिंग? हमारे आने वाले दिनों के लिए क्या प्लानिंग है? देखिए, जहां तक इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है तो इसके अंदर देखें, इट हैज टू बी अ मिक्स। आज हमारा मिक्स बहुत अच्छा है। देखिए हमारे पास आज भी हाइडल जो है ना वो 33% हाइडल है। हमारा 33% गैस है और 33% फॉसिल फ्यूल्स है। अगर उसके अंदर हम ऑल्टरनेट एनर्जी को ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं, और आज विंड तकरीबन कोई 200 से ज्यादा मेगावाट जो है वो इस सिस्टम में ऐड हो चुका है। लेकिन हमारी जो कैपेसिटी है, अनलिमिटेड कैपेसिटी, जो हमारा विंड कॉरिडोर है फ्रॉम ठट्टा टू जमपीर, इज सो वाइड दैट यू कैन प्रोड्यूस hundreds of thousands of electricity without any problem अगर आप विंड उसका टनल उसको बना दे। एंड दिस टनल हैज गॉट अ वेरी गुड एयर स्पीड, इट्स बेटर देन इंडिया, एंड वी हैव गॉट लेसर ग्रेड एयर है हमारे पास। हमको भी इसके ऊपर जाना ही चाहिए। फ्यूचर की एनर्जी है वो सोलर और विंड का हाइब्रिड है। That is what we should concentrate on, और इसी के ऊपर हमको जाना पड़ेगा। और क्या पिछले आप देखते हैं पिछले 12 साल के इस जमहूरी पूरे टर्म में, जिसमें 3 हुकूमतें, अब ये तीसरी हुकूमत ने मुल्क की बागडोर संभाली हुई है। देखिए उस दौर के अंदर मुझे एक बात मैं कह सकता हूँ कि वी एक्चुअली थर्ड को हमने पहली दफा जिंदगी में यूटिलाइज किया। 70 सालों से ये जखीरा हमारे पास था, विच कैन प्रोड्यूस 165,000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हमारी आज प्रोडक्शन 23-24 हजार की है। आप सोचिए 135,000 कैपेसिटी है। आज 650 मेगावाट जो है आज कोल का यहाँ से आ रहा है। तो अपफ्रंट टैरिफ जो है ना उस गवर्नमेंट ने दिया, और आज हम इसके ऊपर से ले रहे हैं। आगे इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ने की जरूरत है, साथ ही विंड कॉरिडोर को एक्सप्लॉइट करने की। अभी देखिए सारी चीजें जो है ना ये सिंध में है, सिंध के अंदर थर भी सिंध में है, आपका ये जो विंड कॉरिडोर है वो भी सिंध के अंदर है, और सोलर तो ज़्यादा कहीं भी अवेलेबल है, लेकिन इट्स अ बेटर क्वालिटी ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं वो सिंध के अवेलेबल हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हमको इस कॉरिडोर को, इस पूरे खित्ते को हमको इस्तेमाल करना चाहिए। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करता,
میں ریپیٹ کرتا ہوں, ناٹ اونلی پاکستان, وی کین بی دا سپلائر آف انرجی ٹو دا ریجن. ایبسولوٹلی. لیکن اس کے لیے میرے خیال میں پہلا فاؤنڈنگ سٹیپ, زبیر صاحب شاید آپ ان سے اگری کریں گے, کہ سندھ حکومت کا اور وفاقی حکومت کا آپس میں بات چیت کرنا اور ایک پیج پہ ہونا بھی بڑا اہم ہے. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. بڑا اہم ایشو ہے, انڈسٹری کی اپلائی 13 ہیو پاسڈ اور ابھی تک گیس شارٹ فال کی وجہ سے انڈسٹری سفر کر رہی ہے. دیر از سو مچ پوٹینشیل, لیکن پوٹینشیل کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہمیں اپنے آج کا استعمال کرنا پڑے گا. وی ہیو ٹو ایکسپلور دا ونڈ, وی ہیو ٹو ایکسپلور دا کول, لیکن ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ پولیٹیکل ول اور کنسنسس اس کے لیے ہو. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, ویل کم بیک اور ذرا بات کریں گے اسکولز کا کھلنا پھر بند ہو جانا, آگے کیا دیکھ رہے ہیں. کیا یہ بات ہم مان لیں کہ سال 2020 میں کلاسز ری سٹارٹ نہیں ہو سکتی؟ اس پہ بات کرتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. ہم نے آپ کو خبر دی بڑی خوشی کے ساتھ, والدین بھی اس بات پہ بڑے خوش تھے کہ اسکولز ری اوپن ہو رہے ہیں, اور یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں آف تھنگز گوئنگ بیک ٹو نارمل سی. 5 مہینوں سے ایسا لگتا تھا زندگی منجمد ہو گئی ہے, پیرالائز ہو گئی ہے, بیکاز بچوں کی روٹین وہ نہیں رہی تھی. لرننگ آپ بے شک کہیں کہ آن لائن کلاسز ہو رہی تھیں, گھر پہ والدین بہت محنت کر رہے تھے, لیکن وہ بات نہیں آ پا رہی تھی. تو بچوں میں بھی یہ خوشی کی لہر تھی کہ جناب اپنے کیمپس میں اپنی روٹین پہ واپس جائیں گے. انفارچونیٹلی ہم نے دیکھا کہ اس مرحلہ وار اسکولز کی ری اوپننگ میں دوبارہ ایک بلاکیج آئی ہے, اور وہ یہ کہ پچھلے 2-3 روز سے دوبارہ ایک بڑی تعداد میں کرونا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ تمام تر تسلیوں کے باوجود ہم نے دیکھا کہ کئی اسکولز نے SOPs کو فالو نہیں کیا تھا, اور جب اس کی نشاندہی کی گئی تو گورنمنٹ کی طرف سے ان کو سیل کرنا پڑا. بہت سارے اسکولز نے مرحلہ وار ری اوپننگ کی بھی پاسداری نہیں کی, اور چھوٹے بچوں کو, پرائمری اسکولز کے بچوں کو بھی, پرائمری کلاسز کو بھی بلایا تھا. دوسری طرف فیس کا معاملہ جو ہم نے آپ کو پہلے بھی جس سے آگاہ کیا کہ ایک دفعہ پھر نوٹیفیکیشنز تھیں, اس میں ہائیک بھی نظر آ رہا تھا تاکہ اسکولز کو کرونا کے لیے اس کی SOPs کو فالو کرنے کے لیے تیار کیا جا سکے. اس وقت ایسا لگتا ہے کہ سارے ہی معاملات آدھے کچے آدھے پکے ہیں. کس طرح گورنمنٹ اور پالیسی میکرز انشور کرائیں گے کہ SOPs فالو ہو رہے ہیں, یا پھر نمبرز کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر ایک دفعہ پھر ہمیں محتاط رہتے ہوئے دانش مندی یہی ہے کہ ہمیں رک جانا چاہیے. یہ تمام سوالات, اس کے علاوہ آپ ہمیں کال کر کے بتائیے کہ بحیثیت ایک پیرنٹ کے کیا آپ تیار ہیں, بحیثیت ایک ٹیچر کے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسکولز کو ری اوپن ہونا چاہیے. ہمارے ساتھ جو آج ہمارے مہمان موجود ہیں, سب سے پہلے آپ کو ان سے تعارف کرواتے ہیں. گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آف کورس کیونکہ سب سے بھاری ریاست کی اس وقت ذمہ داری ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں مسرت جمشید چیمہ صاحبہ, آپ اسپوکس پرسن ہیں فار دا پنجاب گورنمنٹ, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف مرزا صاحب, آپ آل پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کو لیڈ کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کی بھی موجودگی کا. پیرنٹس کو یہاں ریپرزینٹ کرتے ہوئے دا چیئرمین آف دا اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن جناب ندیم مرزا صاحب موجود ہیں. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ وی آلسو ہیو ود اس صبوحی ارتضیٰ صاحبہ, جو کہ ایک لانگ ٹرم ایکیڈیمشین ہے. شی از ہیڈ اے بریلینٹ کریئر ود ویریس اسکولز اینڈ رائٹ ناؤ شی از اے پروجیکٹ ڈائریکٹر ود ایسپائر گرامر اسکول. آپ سب کو یہاں پہ میں ویلکم کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے مسرت جی, اگر گفتگو کا آغاز آپ سے کیا جائے, گورنمنٹس نے دیکھا کہ نمبر کم آ گئے ہیں, تمام ہی صوبائی حکومتوں نے تیاری کے بعد اسکولز کو کھلنے کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ جو دوسرا مرحلہ تھا جس میں کہا جا رہا تھا کہ 8ویں جماعت سے لے کے 6ٹھی جماعت تک کے بچوں کو اب ان کے لیے اسکولز ابھی بند ہی رکھے جائیں گے, اس میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا سوچ رہی ہے اس پر گورنمنٹس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سدرا. دیکھیں, اگر پنجاب کی بات کریں تو تقریباً 1,20,000 ہمارے جو ہے نا اسکولس کی جو ہے نا وہ تعداد ہے. جی, ہم نے یہ پالیسی رکھی ہے کہ اگر کسی اسکول کے اندر سدرا ایک بھی کیس رپورٹ ہوگا تو ہمیں اس اسکول کو بند کرنا پڑے گا. لیکن ہم صرف اسی اسکول کو ہی بند کریں گے. آپ کے اگر چند اسکولس جیسے 2, 4, 5, 10 میں اگر یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں تو ہم 1,20,000 اسکولوں کو بند نہیں کر سکتے. تو جو مرحلہ وار اسکول اوپن کرنے کی جو ہم نے آپشن بتائی تھی وہ بالکل قابل عمل ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کووڈ کی جتنی بھی
پریکاشنز یا اس کے جتنے بھی جو امپلیمنٹ کرنے والی چیزیں ہیں وہ اب ہم اس کو جیسے ہم نے عام کاروبار زندگی عام جس طرح سے ہم نے چیزوں پہ امپلیمنٹ کیا، مثلاً کہ جہاں پہ کیسز رپورٹ ہوں گے اسمارٹ لاک ڈاؤن والی آپشن، اسی طرح اسمارٹ اسکول کو بند کرنے والی آپشن ہی بہتر آپشن ہے کہ جہاں پہ کیسز رپورٹ ہو ان کو تو بند کیا جائے، یا جن ایریاز میں خدا نخواستہ لوکل اسپریڈ زیادہ ہے ان کو بند کیا جائے، اور جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ ہم انشاءاللہ تعالی مرحلہ وار. لیکن مسرت جی یہ آپ نہیں سمجھتی کہ دس از اسٹل ویری ریئیکٹیو؟ دیکھیں جب تک کیس رپورٹ ہو جائے دیٹس آلریڈی ٹو لیٹ. اس وقت جو سچویشن ہے کہ 5 ماہ کی تیاری کے باوجود جب سکولز کھلے ہیں تو انہوں نے ایس او پیز کی پاسداری نہیں کی، پرائمری کلاسز کو آن کر دیا، ضرورت سے زیادہ تعداد میں بچے وہاں پہ موجود ہیں، کیا ان ایس او پیز کو نہ فالو کیے جانے پہ کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، ایسا تو بالکل نہیں ہے سدرا. اس میں اس کی میں آپ کو عرض کرتی ہوں جی. پہلی نمبر 1 تھنگ از کہ اگر کہیں بھی کیس رپورٹ ہوتا ہے اور اگر اس اسکول نے 100% ایس او پیز کو بھی فالو کیا ہے تو اسے بند کرنا پڑے گا. اوکے. دوسری یہ کہ اگر فرض کریں کہ کیس رپورٹ نہیں ہوا اور ایس او پیز پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اس کیس میں بھی ہمیں اسکول کو بند کرنا پڑے گا. تو یہ تو جو اس چیز میں بے احتیاطی یا مطلب کسی کا کیجول ایٹیٹیوڈ ہم بالکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارے بچوں کی زندگیوں کا معاملہ ہے. ویری ویل سیڈ. مسرت جی یہ بات آپ کی کاشف صاحب کے پاس سے جانا چاہوں گی. کاشف صاحب اتنی یقین دہانی کرائی، آپ لوگوں کی ہفتوں کی مہینوں کی محنت تھی، چند اسکولوں نے پھر بھی ایس او پیز کو فالو نہیں کیا. پہلے ہی ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ ان کو سیل کرنا پڑا اور وہاں پہ بچے چھوٹی عمر کے بچے بھی موجود تھے، ایس او پیز فالو نہیں کیا جا رہا تھا. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ یہ 2,07,000 پرائیویٹ اسکول ہیں جن کے اندر جو یہ کوڈ ہوئے ہیں پورے پاکستان کے اندر 35-40 کیسز ہوئے ہیں جی. ان میں یونیورسٹیز بھی ہیں، کالج بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ پبلک سکولز بھی ہیں، اور پورے پاکستان میں جو کوڈ ہوئے ہیں پرائیویٹ اسکول وہ گنتی کے 4 یا 5 ہیں. اب 2,07,000 اسکول میں اگر 4 یا 5 اسکول بہت بڑی ایک اسٹرینتھ بنتی ہے تو وہ بھی مجھے آپ بتائیں. آپ پھر ان کا بھی ذکر کائنڈلی کیجئے جو کہ 2,07,000 باقی اسکول ہیں جنہوں نے ایس او پی پہ مکمل عمل کیا، کوئی وہاں پہ کیس نہیں ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کب ہوئے ہیں؟ اگر یہ ٹیسٹ پہلے دن ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ بچہ اسکول سے کلیئر نہیں ہوا، وہ بچہ یا وہ ٹیچر جو ہے وہ اپنے گھروں میں ہوا. تو پروٹوکول کیا تھا؟ پروٹوکول تو یہ تھا کہ آپ اس علاقے کو سیل کرتے، اس کے گھر کو سیل کرتے، اس بچے کے پوری فیملی کو چیک کرتے. وہ تو کیا نہیں. اس اسکول کا قصور یہ تھا کہ اس نے پہلے دن جب اسکول کھولا تو چیکنگ میں جو اس کی جو رینڈم چیکنگ میں اس کی جو ہوئی تو جو وہ کریئر جو گھروں سے لے کر آیا جو پتہ نہیں 1 ہفتہ پہلے کا ہوا ہے شکار یا وہ ٹیچر ہوا ہے، تو کیوں نہ آپ نے جو رائج ہے وہ سسٹم اس علاقے کو پہلے سیل کیا جانا چاہیے تھا. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری پیرنٹس پہ بھی عائد ہوتی ہے، لیکن کاشف صاحب یہی سوال تو ہم بار بار اٹھا رہے ہیں، بچہ بیچارہ اب یہ تو ایک پنگ پونگ بال کی سچویشن ہو گئی ہے. جو اسکول ہوگا، جو ٹیچرز ہوں گے، وہ اس بات کی ذمہ داری پیرنٹس پہ ڈال دیں گے. پیرنٹس کہیں گے ہم نے بچوں کو بھیجا تھا، بالکل صحیح گیا تھا. جی اس میں تو ہے نا، اگر آپ پہلے دن ممکن ہی نہیں ہے نا کہ پہلے دن ایک بچہ آیا یا ایک ٹیچر آیا. اٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ. اس کو میں لے جانا چاہوں گی ندیم صاحب کے پاس جو کہ پیرنٹس کو آف کورس ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہمارے پینل میں. ندیم صاحب پہلے ہی دن بچہ اسکول جاتا ہے، بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچے کے ساتھ ساتھ دوسرے بچوں کا بھی خیال رکھیں. اگر بچے کی طبیعت ناساز تھی، وہ ایکسپوز تھا، آپ کے گھر میں کوئی کرونا کیس تھا، کیوں نہیں والدین احتیاط کر رہے اور پھر بھی بچے کو مجبور کر کے کیوں اسکول بھیجا؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں میں کاشف صاحب سے ایگری کروں گا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ کچھ اسکول تھے اور اس میں سے کچھ کیسز رپورٹ ہوئے، اور دیکھیں بچہ جو ہے وہ صرف کیریئر ہے. بچہ جو ہے وہ 1 سے 17 سال تک کے بچے کو کوئی خطرہ نہیں ہے کرونا سے. اس کے پاس اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں اور وہ ریکور کر لیتا ہے. نہیں ندیم صاحب یہ بھی مس انفارمیشن ہے. دیکھیں میں نہیں چاہوں گی کہ ہمارے پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے ہم یہ بات کریں کہ 1 سے 17 سال کا بچہ ایکسپوز بھی ہو جائے تو وہ صرف کیریئر ہے، اس کی جان کو خطرہ نہیں ہے. ایس او پیز ہم نے سب اسی طرح فالو کرنی ہے کہ وہ نہ صرف کیریئر ہے، خدا نہ خاصا وہ خود بھی بیمار پڑ سکتا ہے بہت شدت کے ساتھ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس کے لنگس میں کوئی ہے تو ہے، لیکن اس کا جو ریشو ہے وہ 0.06% ہے WHO کی رپورٹ کے حساب سے. بہرحال لیکن وہ اتنا خطرناک صورتحال ہے کہ اگر وہ بچہ پہلے سے بیمار ہے یا آپ کے اسکول میں آیا ہے اور وہ اس سے سارے بچے انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں.
میرا جو سوال ہے, جو ہمارا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اسکول کھولنے کی جلدی کیوں ہے. ہمیں اسکول کھولنے کی جلدی اس وجہ سے ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کا تعلیمی سال ضائع نہیں ہو جائے. صحیح. بچوں کا تعلیمی سال تو آلریڈی ضائع ہو چکا ہے. آدھے بچے جو ہیں وہ اسکرین ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں, گیمز کھیل رہے ہیں, 1 سے 1.5 گھنٹے کی کلاسز لیتے ہیں, اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ آن لائن کلاسز کی فیسلٹیز جو ہے وہ مشکل سے 2 لاکھ اسکولوں میں, چند اسکولوں میں موجود ہے, باقی موجود بھی نہیں ہے. تو ہمیں اسکول کھولنے کی جلدی سے ہے کہ وہ جو سارے کاروبار کھل گئے ہیں تو یہ کاروبار بھی دوبارہ کھلنا چاہیے. اب جیسے آپ نے بتایا کہ یہ اسکول کے جو کھولے اور دوبارہ بند کر دیے گئے, مسرت چیمہ صاحبہ نے فرمایا, آپ یہ بتائیے کہ جو پیرنٹس سے فیس وصول کی گئی اس کا کیا ہوگا؟ اسکول تو سیل ہو گیا, ہماری فیس ڈوب گئی. ہمارا کنسرن صرف یہ ہے کہ جب تک کرونا موجود ہے ایک بچے کی بھی لائف کا رسک ہمیں نہیں لینا ہے, ہمیں اسکول نہیں کھولنے چاہیے, اور جتنے عرصے اسکول بند رہیں اس اسکول کی کوئی بھی فیس پیرنٹس جو ہے وہ دینا نہیں چاہتے, بلکہ موسٹلی جو پیرنٹس ہیں جن کی میں نمائندگی کر رہا ہوں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بچے کو اسکول بھیجے ہی نہیں. ویری ویلڈ پوائنٹس, اور یہ ایک پیرنٹ کا پرسپیکٹو ہے. آف کورس سبوئی جی آپ کی طرف لانا چاہوں گی, بیکاز جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ٹیچرز آپ کے روحانی والدین کا درجہ رکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں, تو پیرنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ایک بھی بچے کی زندگی ہم داؤ پہ نہیں لگا سکتے. اسکول کو کھولنے کی وجہ یہ ہے کہ بچے کا تعلیمی سال ضائع نہ ہو, اس کی پڑھائی, اس کی لرننگ ڈسٹرب نہ ہو, جو کہ آلریڈی ہو چکا ہے. اور دوسری طرف ان کو لگتا ہے کہ یہ کافی حد تک ٹرانزیکشنل بات ہے, بیکاز ناؤ پیپل آر ان دا بزنس آف پرووائڈنگ ایجوکیشن. تو آپ کیا کہیں گی کہ اس کا وہ جو ایک بزنس اینگل ہے وہ اس وقت ہائی لائٹ ہوا ہے, یا واقعی بچوں کی ہمیں صحت کو اولین ترجیح دینی چاہیے؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گی کہ اسکول ایک بزنس ہو سکتا ہے, تعلیم بزنس نہیں ہے. ایجوکیشن از ناٹ اے بزنس, اسکول ایک بزنس ہے. سو لیٹس ٹیک بوتھ دا تھنگس سیپریٹلی. اگر ہم نے ان دونوں چیزوں کو مکس کر دیا تو وی ول کیپ مڈلنگ اپ کہ اسکول بزنس ہے اور اسکول والے کما رہے ہیں اور اسکول میں یہ پرابلمس چل رہی ہیں اور بچوں کو کرونا نہ لگ جائے. آج ریسٹورینٹس کھلے ہوئے ہیں, مارکیٹ پلیسز, مالز کھلے ہوئے ہیں. میں جہاں بھی گئی میں نے کہیں بھی کرونا SOPs کو فالو ہوتے نہیں دیکھا. اسکول ایک واحد ادارہ ہوتا ہے جو ڈسپلن کے ساتھ چلتا ہے. آئی تھنک آئی ہیو بین اینڈ مائی ہول لائف ہیز بین اسپینٹ ان اسکولس. میں آپ کو بتاؤں ایک واحد ایسا ادارہ ہے اسکول جہاں آپ ہر ڈسپلن SOPs کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے. اسکول کا استاد, روحانی والدہ یا والدین ہوتے ہیں اسکول کے استاد, ویل بینگ آف اسٹوڈنٹس اگر آپ دیکھیں تو استاد سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور ماں باپ کے علاوہ کر سکتا ہے. اور انٹرسٹنگ ہم اس کو کیوں خاص طور پہ ہم ایک بیماری کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ اسکولوں کی بات کریں, اسکولز تو آئے دن اس طرح کے بچوں میں پھیلنے والے جو ایپیڈیمکس ہوتے ہیں اس سے ڈیل کرتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ جی اگر وبائی بیماری چکن پاکس پھیلا ہوا ہے, میزلز پھیلا ہوا ہے, فلو پھیلا ہوا ہے, یا اگر ایک بچے کے سر میں جوئیں بھی ہو گئی ہیں تو اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. تو اسکولز پہ اعتماد کیوں نہیں کر رہے پیرنٹس؟ کیونکہ اسکول پہ اگر اعتماد نہیں کیا تو میں نے پھر تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. اسکول از اے کمیونٹی اور اسکول کمیونٹی ہی کی طرح چلتا ہے. ود ان اسکول باؤنڈری بھی ایک وہ کمیونٹی ہے جس میں ایک ہیڈ ٹیچر ہے. اور میرے خیال میں ہم جو اسکرینز پہ سکھاتے ہیں, یعنی میں بار بار کہتی رہا ہوں کہ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں, سینیٹائز کرنا ہے, جو چیز واقعی بچوں کے ذہن میں رہتی ہے, جو ان کے بیہیویئر میں تبدیلی لاتی ہے, اگر آپ نے اپنے گھر میں بھی ان SOPs کو فالو کرانا ہے تو بہترین اس کا جو سرچشمہ ہو سکتا ہے وہ آپ کا اسکول ہے. بریک پہ جاتے ہیں, واپس آئیں گے اور کاشف صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کو یہ اتنا ٹرانزیکشنل کیوں لگتا ہے. اسی بچے کو لے کے مال کوئی قباحت نہیں ہے, اس کو فاسٹ فوڈ کھلانے میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن جب اسکول جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیز صرف کیونکہ فیس لے رہے ہیں تو وہ فیس معاف ہونی چاہیے. اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख सकते हैं कि इस पैनल में बहुत सी मुख्तलिफ आ रहा है। सबसे पहले काशिफ साहब आपके पास जाना चाहूंगी। ऑफलाइन एक गुफ्तगू हो रही थी और मेरी नदीम साहब से जो बात हुई, उन्होंने कहा कि जी हम हरगिज़ ये नहीं चाहते कि हमारा बच्चा कहीं पे भी ये महसूस करे कि हम उस्ताद की या स्कूल की इज्जत नहीं करते, लेकिन एक तनाव इस वक्त हम महसूस कर रहे हैं पेरेंट्स और स्कूल इंतजामिया के बीच में, जहाँ पे फीस को लेकर मामलात हैं, बहुत सारे मामलात हैं। आपने तो मुझे लास्ट मेरे प्रोग्राम्स में कहा कि गैलप के तमाम सर्वेस कहते हैं 80% पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे स्कूलों में चले जाएं, लेकिन यहाँ तो मामला उलट नजर आता है और बहुत सारी पेचीदगियां, खुसूसन पेरेंट्स सरापा एहतजाज हैं फीस को लेकर, फीस हाइक को लेकर। क्या कहेंगे आप? मैं भाई एहसानमंद हूँ पेरेंट का जिन्होंने हमारे पे ये एहसान किया है कि वो हमारा एहतराम करते हैं, क्योंकि आज के दौर में तो ये भी बहुत बड़ी गनीमत है। हमें जो कुछ गालियां दी गई हैं ऑन द रिकॉर्ड और फिर गालियां देने के बाद भी हमारे पे मेहरबानी उनकी के वो हमारा एहतराम करते हैं। अच्छा, गैलप के हवाले से 85% जो पेरेंट हैं ये उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे। वो पेरेंट और है, वो आम इंसान, आम पाकिस्तानी हैं जो कि जिनके बच्चे पिछले 6 से 8 माह से आउट ऑफ स्कूल हैं। वो 5 करोड़ वो बच्चे जो जिनकी ये नुमाइंदगी नहीं कर रहे। लिहाजा मैं तो एक तो ये अदब से बात कर दूं। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे फिर मैं वही कहूंगा 2,07,000 में टोटल अगर 4 या 5 कोड हुए हैं तो बाकी पाकिस्तान क्यों नहीं बंद हुआ, सिंध क्यों बंद हुआ है? और अगर बाकी पाकिस्तान खुला है, एनसीओसी का एक प्लेटफॉर्म मौजूद है, जो आपके मिनिस्टर कॉन्फ्रेंसेस वहां ऑप्शन मौजूद है, तो इतनी जल्दी क्या थी? फिर सबसे बड़ी बात क्या, ये हकीकत किसी को पता है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो बुक्स हैं वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो कौन सी क्लासेस होनी है? अपनी खामियां छुपाने के लिए हमने इल्जाम लगाना शुरू किया। ये वो पाकिस्तान है बदनसीबी के साथ जहां के अंदर जो शराब की बोतल पकड़ी जाए ना तो वो बाद में शहद की बोतल बनती है, प्लेटलेट्स कम हो जाए ना तो रिपोर्टें उसकी भी आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो सवाल ये था कि वो बच्चे, वो पेरेंट्स, वो टीचर जिनके आपने कोरोना निकाल दिए हैं, उनको घरों को क्यों नहीं सील किया, स्कूल को क्यों किया, उन इलाकों को क्यों नहीं सील किया? अब आ जाते हैं दूसरी तरफ कि अब इसका हल क्या है जी। अभी जो मुस्तरद साहबा ने बात की, मैं इसको सेकंड करूंगा। भाई अगर आपको नजर आ गया तो हम तो खुद कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। जो एसओपीज को फॉलो नहीं करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल्स ने फॉलो किया है। उक्का दुक्का अगर कोई वाकयात हुए हैं तो वो सबकी जो नुमाइंदगी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि जनाब वो हम उसे डिफेंड करें। हम गवर्नमेंट के साथ हैं, आप उस पर एक्शन लें। नहीं, इसमें तो आपने भी कहा है गवर्नमेंट भी हरकत में आई हुई है। काशिफ साहब, सवाल मेरा ये है कि मुझे लगता है जितनी दफा भी मैंने ये गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा जी पेरेंट्स का मानना ये है कि साल जाया हो चुका है, हम फीस देने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जो फिजिकल फाइनेंशियल पिंच है वो सब महसूस कर रहे हैं। उस पर क्या हल निकाला जाए? मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, जिन स्कूल की ये लगा वो हमारी कम्युनिटी का बमुश्किल 1 से 2% है, वो ऑनलाइन फैसिलिटी भी दे रहे हैं, जिस तरह इन्होंने कहा भी है कि ऑनलाइन फैसिलिटी अवेलेबल है, तो वो ऑब्वियसली उसको फीस वो चार्ज करें। बाकी ने तो पेरेंट ने पे ही नहीं किया। जब उन्होंने पे ही नहीं किया तो कैश फ्लो बंद हुआ और हमारा जो 15 लाख टीचर बेरोजगार हुआ, इन्होंने खुदकुशियां भी की। तो लिहाजा ये जो जस्टिफिकेशन है ना, ये हकीकत नहीं। अब मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि सितंबर से लेके हमने बल्कि ये भी रिकमेंड किया था कि आप बजाय इसके लिए ये 6 माह बाकी जो रहेंगे हैं इसको हम ज्यादा स्ट्रेस करें, अगला 12 माह इकट्ठा करें, 18 माह को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके 9 माह का सेशन करें ताकि इस साल को बचाया जाए। अभी आपने रिजल्ट्स देखे बच्चों के, कितने बच्चों के रिजल्ट्स बुरे आए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि कंटिन्यूटी नहीं रही। फिर अब जो अगला साल आ रहा है इसमें आप डिसकंटिन्यूटी करेंगे तो उसका इम्पैक्ट और ज्यादा होगा। सबसे बड़ी बात मैं इसलिए एक और बात आपसे करूं कि जो एजुकेशन के हवाले से जो इम्पोर्टेंट है वो यूनिसेफ ने क्या कहा कि अगर एक बच्चा 6 माह आउट ऑफ स्कूल होगा तो वो 5 साल रिकवर होने में लगाएगा। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस बच्चा सारी जिंदगी के लिए भी तालीम से मफरूज हो सकता है। इस वक्त हमारी बेटियां जो हैं वो इस वक्त जो आउट ऑफ स्कूल हुई हैं और जो वो बच्चे जो चाइल्ड लेबर का शिकार हुए तो कभी वापस नहीं आ सकते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स में मैक्रोस में बात की जाए तो छोटी छोटी चीजें, सबसे बड़ा जो ड्रॉप आउट रेट पूरे पाकिस्तान में स्कूल गोइंग गर्ल्स का होता है वो एडोलेसेंस में होता है। उसकी बहुत सारे और मुहर्रिकात हैं, लेकिन वाकई 1 साल का जाया हो जाना, गैप ईयर, वापस हमें उसी रविश पे आने में बहुत वक्त लगेगा। मुसर्रत जी, आपके पास आना चाहूंगी। बेशक 1 या 2% का भी हो, हम देख रहे हैं कि बतदरीज एक नैरेटिव
नेरेटिव बन रहा है पिछले चंद सालों से। मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की यहाँ पे बात नहीं करना चाहूंगी, मैं प्राइवेट स्कूल्स और उनके फीस स्ट्रक्चर की बात करना चाहूंगी। एक खास सोच है जो कहती है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, पेरेंट्स के ऊपर मैंडेटरी होता है, पेरेंट्स के पास सवाल करने की गुंजाइश नहीं होती, अगर फीस बढ़ जाए तो पेरेंट को बहरहाल देनी पड़ती है। पिछले कुछ प्रोग्राम्स में जब ये प्रोटेस्ट की बात हुई कि जी कोरोना से पहले 10% से 15% कई स्कूल्स ने, खास स्कूल्स ने, लेकिन कुछ स्कूल्स ने जब फीस बढ़ाई और मैंडेटरी था पेरेंट्स के लिए देना, तो पेरेंट्स ने कहा कि जी इसकी वजह से तो हमारे घर में आए दिन झगड़े हो रहे हैं। इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए हुकूमत क्या करेगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो एक तरफ ऑर्डर दिया था कि फीस को कम करे, लेकिन उसको लोगों का कहना यह है कि कई जगह फॉलो नहीं किया जा रहा। व्हाट विल द गवर्नमेंट डू फॉर दिस? देखें सिद्रा, ये बड़ी अहम बात है और इसके लिए जो देखें अभी वाली सिचुएशन जो है ना, ये कोविड की वजह से, अभी जैसे भाई फरमा रहे थे, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी और बहुत ज्यादा मतलब ये, बल्कि मैं तो कहूंगी कि स्कूल बिजनेसेस ऐसे थे जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट में थे या बहुत अच्छी अर्निंग्स थी और जिसकी वजह से चले बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिला हुआ था जी। तो ये तो अनफॉर्चुनेटली ये जो कोविड का इश्यू था उसकी वजह से इनको भी, जैसे तमाम बिजनेसेस पे उसका इम्पैक्ट आया, तो स्कूल इंडस्ट्री पे भी बहुत ज्यादा आया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हम इन ये दो फर्क चीजें हैं। एक ये ड्यू टू दिस पैंडेमिक स्कूल के ऊपर इसका इम्पैक्ट, और एक है ओवरऑल अगर चीजें ठीक हो तो फिर। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, हमारा सबसे जो कह लें कि अगर प्रायोरिटी लगाएं तो उसमें एजुकेशन के ऊपर एक निसाब का ठीक होना और उसके बाद कुछ चीजें जैसे कुछ मुसर्रत जी कतई कलामी की माफी चाहती हूँ, लेकिन आप सही कह रही हैं कि इसमें करिकुलम का सही होना, बाकी चीजें भी अहम हैं, लेकिन ये बबलिंग इश्यूज थे। ये जो फीस का मसला था ये पहले भी बबलिंग कर रहा था, कोविड में ये और उभर कर आ गया क्योंकि लोगों की जो कुव्वत खरीद है, जो परचेजिंग पावर है, जो आमदन है, वो बहुत कम हो चुकी है। मेरा सवाल इस वक्त ये है कि इसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट्स क्यों नहीं कोई पैकेज हमारे स्कूल्स के लिए ऑफर करती, क्योंकि बहरहाल ये हकीकत है कि पेरेंट्स इस वक्त फीस नहीं दे पा रहे हैं और स्कूल्स पिछले 5 माह से जो उनके फिक्स चार्जेस हैं, जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं, वो पे कर रहे हैं। उन्होंने बिजली की कीमत देने, यानी जो खर्चा है वो देना ही देना है, उन्होंने अपने रेंट की अमाउंट देनी ही देनी है, उन्होंने अपनी सैलरीज देनी ही देनी है। इसके लिए गवर्नमेंट क्यों नहीं कोई पैकेज अनाउंस करी स्कूल्स की रिलीफ के लिए? देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि जो बिफोर कोविड तो यहाँ पे जो इंक्रीज थी उसके ऊपर आपको पता है कि जो पेरेंट्स वो कोर्स में भी गए, कोर्स ने जो डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने उसको हमने इम्प्लीमेंट किया एज इट इज। जहाँ पे भी खुदा ना खास्ता शिकायत मौसूल हुई, देखिए रिपोर्ट तो यही करेंगे ना, जब तक गवर्नमेंट के पास रिपोर्ट नहीं आएगी, कोई पेरेंट कोई भी कि किस जगह पे इस जो कानून के जो कोर्ट्स के जो ऑर्डर्स थे उनको इम्प्लीमेंट किया गया कि नहीं। दूसरी जहां तक रहेगी बात कि देखें एक्सपेंडिचर्स बहरहाल जब स्कूल बंद थे तो जिनकी रेंट्स की बिल्डिंग थी या फिर कुछ, क्योंकि स्टाफ तो आ नहीं रहा था, स्कूल टीचर्स भी नहीं आ रहे थे और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी मेरा ख्याल है कि बहुत नॉमिनल आए होंगे। उसकी वजह ये कि स्कूल तो चल ही नहीं रहे थे, तो सब कुछ तो बंद। मैम वो तो एवरेज की बेसिस पे आता है, वो तो उतना ही आ रहा था, चाहे हमारा घर हो, दुकान हो या स्कूल हो। नहीं ऐसे नहीं होता सिद्रा, ये आपको किसने कह दिया? चले मैं ये बात सुबोई जी की तरफ ले जाती हूँ। सुबोई जी, आप एक स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर है, मुझे बताइए कि जो एक्सपेंसेस हैं, एक तासुर ये भी है, गवर्नमेंट का भी यही तासुर है, पेरेंट का भी यही तासुर है कि जब क्लासेस नहीं हो रही, बच्चे नहीं आ रहे, तो आप लोगों के खर्चे ही क्या है? तो जरा इस पे रोशनी डालिएगा कि खर्चे हैं क्या। मेरा ख्याल है हम बहुत आसानी से शिफ्ट कर देते हैं, एक बात को दूसरी बात से मिला देते हैं, लेकिन अगर आप स्कूल के लेवल पे आके देखें तो मेरा नहीं ख्याल, मेरे इर्द गिर्द जितने भी स्कूल हैं उनके टीचर्स उनके रोल्स पे हैं। स्कूल के टीचर्स की सैलरी, आपने ये भी सुना होगा कि कहीं थोड़ी बहुत कटौती की गई है उनकी सैलरीज पे, लेकिन स्टाफ को अगर आप ले ऑफ कर दें तो कल आपको वो एक्सपर्ट या अपना स्टाफ वापस नहीं मिलता। यू कैन नॉट डू दैट एंड रेस्ट आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स हैव नॉट डन एनी ऑफ दैट थिंग। ठीक है। यूटिलिटीज की जहां तक बात है, वो यूटिलिटीज तो कहीं भी मेरा नहीं ख्याल कम हुई, एवरेज पे बिल्स आ रहे हैं, वो एवरेज पे बिल्स आज भी हैं। उसके अलावा जो आपका डोमेस्टिक स्टाफ है या आपका जो
एडमिन स्टाफ है, आप उसको भी ले ऑफ नहीं कर सकते। जैसे आप सोचते हैं अपने लोगों की भलाई के लिए, मेरा ख्याल है हर स्कूल ने ये सोचा कि इस टाइम पे कोविड के जमाने में आप अपने लोगों को ले ऑफ करके उनको हैंड टू माउथ कैसे कर सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि रेंटल खर्चा अपनी जगह है, रेंटल अपनी जगह है, सैलरीज अपनी जगह। गवर्नमेंट ने कोई रिलीफ नहीं दी स्कूल्स को, और मेजॉरिटी ऑफ अक्रॉस पाकिस्तान रेंटल बिल्डिंग्स में, और रेंट्स जब आप स्कूल के लिए लेने जाते हैं तो आप पूछिए कि लैंडलॉर्ड की कीमत उससे दुगनी हो जाती है जो एक नॉर्मल किसी घर को लेने में वो रेंट दिया जाता है। स्कूल को देख के तो 4 गुना बढ़ चुकी होती है उसकी। काशिफ साहब, आप लोगों के थ्रू आउट कॉन्वर्जेशन, सॉरी मैम, ये बात मैं काशिफ साहब की तरफ भी ले जाना चाहूंगी क्योंकि एडवोकेसी करते वक्त इस बात के लिए तगोदो करते हुए कि स्कूल्स को रीओपन किया जाए, आपकी गवर्नमेंट से, पेरेंट्स से कई 12 मीटिंग्स हुई, क्या उसमें किसी रिलीफ पैकेज का जिक्र हुआ? कोई मांग आप लोगों ने की, कोई उसके ऊपर बात करने की कोशिश की? देखिए, हमने अब स्कूल्स के लिए तो कोई मांग नहीं की, अलबत्ता अपनी टीम की 15 लाख टीचर था, जो एमफिल था, पीएचडी टीचर्स भी उसमें शामिल थे और एमए टीचर भी थे। और आप हैरान होगी, बल्कि मीडिया पे ये चीजें आई कि बेचारों ने रेडियां लगाई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को हमने देखा किसने रेडियो पे फल बेचे। तो हमने अपने टीचर्स के लिए जरूर किया, अब भी करेंगे, क्योंकि देखिए आप जब ये सारे सोच रहे होते हैं ना, तो इकोनॉमी के अंदर ये 500 अरब की इकोनॉमी है जो पूरे पाकिस्तान के अंदर उसके लोगों का रोजगार व्यवस्था है। स्कूल अकेला नहीं है, उसके साथ वैन वालों का एक रोजगार है, उसके साथ स्टेशनरी है, उसके साथ यूनिफॉर्म वाले हैं, बेशुमार लोगों के घर हैं। इसमें जो खुदकुशियां हुई हैं वो आप हैरान होंगे उनके, अगर आप फैमिलीज पे किसी में प्रोग्राम करें तो फिर आपको पता चलेगा कि इतना इजी नहीं है। हाँ, बच्चों की सेहत बहुत इंपॉर्टेंट है, एसओपीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, हम गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि 25A आर्टिकल इट्स अ स्टेट रिस्पांसिबिलिटी, और 2.5 करोड़ मेरा बच्चा पब्लिक स्कूलों में है। काशिफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, ओवरऑल पिक्चर पे भी बात करें। अगर मसला ओवरऑल आके फीस पे रुकता है या इस फाइनेंशियल बर्डन की बात की जाती है जो बहरहाल स्कूल्स बर्दाश्त कर रहे हैं, गवर्नमेंट को भी इसका इदराक होना चाहिए, लेकिन फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबसे कमजोर कड़ी क्योंकि पेरेंट्स है, उसने बच्चा पढ़ाना भी है तो वो फीस भी दे और फिर बाकी सहूलतों को और जरूरियात को देखते हुए कि सेहत के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा घर पे ही बैठा हो। ये बात भी बड़ी अहम है, इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ट्रांजैक्शनल बना लिया जी हमने तालीम को भी, क्योंकि हम इसमें लर्निंग पे बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कर रहे कि बच्चा क्या सीख रहा है, उसका डिसिप्लिन क्या है, किसने कितनी एफर्ट डाली। बात ये हो रही है कि जी मैंने इतना पैसा दिया। हम मुझसे अक्सर पेरेंट्स अगर आके मशवरा लेते हैं कि जी बताइए बच्चे को अगला क्या करना चाहिए जिसका स्कोप बहुत है। स्कोप की ट्रांसलेशन बड़ी सिंपल होती है, कोई ऐसी चीज़ जिसमें 4 चांद लग जाएं, अगले वो नौकरी पे जाए तो उसको बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिले, और दैट्स द ओनली वे वी आर जजिंग स्कोप। हमारे साथ जी पूरा पैनल मौजूद है जिसमें टीचर्स भी हैं, स्कूल को रिप्रेजेंट, स्कूल इंतजामिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हुकूमत की भी नुमाइंदगी की जा रही है। मुसर्रत जी, इस वक्त एक टिफ ऑफ पॉइंट बन गया है, कहा जा रहा है, पेरेंट्स कह रहे हैं कि जी हमारे पैसे जाया, हमारे पैसे चले गए, उसकी सुनवाई करें, किस तरह सेटिस्फाई करेंगे, क्या करना चाहिए, बिकॉज इस वक्त तो काफी पोलराइज्ड हो गया मामला। बिल्कुल, ये एक रियलिटी तो है, लेकिन सिदरा आप हमें बताएं, गवर्नमेंट की जगह पे आके आप सोचें, देखें हमारे पास अब चॉइस नहीं है, हमें ये स्कूल्स तो खोलना ही पड़ेंगे। उसकी वजह ये है कि अब देखें ना कि अगर लाखों की तादाद में आपके स्कूल्स हैं तो जब नंबर आपका 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 स्कूल्स में अगर ये चीज रिपोर्ट हो जाती है तो उसकी वजह से हम बाकी तमाम स्कूल्स को इसलिए बंद नहीं रख सकते कि कहीं हमें बंद ना करने पड़ जाए, खोलेंगे। अच्छा, लेकिन ये जो तासुर है मुसर्रत जी, मैं एक दफा फिर नदीम साहब के पास आना चाहूंगी। नदीम साहब, आपकी गुफ्तगू से भी या जितने हम देखते हैं कि पेरेंट्स बॉडी के मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, उनका एक ही पेन पॉइंट होता है कि फीस बहुत ज्यादा है। सवाल ये है कि बच्चे को जब आप स्कूल में दाखिला करा रहे हैं तो फीस स्ट्रक्चर तो आपके सामने है, किसी ना किसी जगह आपकी ये तवक्को भी है, आप उस स्कूल को अच्छा मेयारी स्कूल भी समझते हैं, तभी आपने अपने बच्चे को वहां पे भेजा है। अब ये तनाव की कैफियत क्यों कि वो जो 1-1 रुपया दिया गया है उसका हिसाब मांगा जा रहा है, ये क्या हो रहा है? नहीं, हमने कोई हिसाब नहीं मांगा। मेरे देखिए दो बहुत सिंपल, आपका प्रोग्राम का टाइम भी कम है जी, कि हम सर्विसेज ले रहे हैं अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाने के लिए स्कूल से। 25 से 18वीं तरमीम में पास हुआ लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ।
5 साल से 16 साल तक के बच्चे की जिम्मेदारी रियासत की है कि रियासत उसको एजुकेशन फ्री में प्रोवाइड। अब हम सर्विसेज लेने के लिए जा रहे हैं प्राइवेट स्कूल्स की तरफ। अब प्राइवेट स्कूल्स से आपने जितने अरसे सर्विसेज ले रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं, गर्मियों की छुट्टियों के पैसे भी दे रहे हैं। आज तक किसी पेरेंट फेडरेशन या किसी पेरेंट रिप्रेजेंटेटिव ने आकर ये नहीं कहा कि हमें फीस माफ कर दें। अब क्योंकि पूरी दुनिया में कोरोना में लोगों को नुकसान हुआ है, हमारी कुव्वत खरीद 25% रह गई है, लेकिन हम 80% फीस भी वो उस टाइम की जिसकी हमने सर्विसेज नहीं दी, हम क्यों दें? नंबर 1। नंबर 2, हमारा मुतालबा सीधा सीधा है कि इफ यस कोरोना, नो स्कूल, नो स्कूल, नो फीस। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर ये वैक्सीन नहीं आती अगले 5 साल तक, और पूरी दुनिया में स्कूल्स इस वक्त खुले हुए हैं, बाय द वे यूके में आप देख लीजिए, अमेरिका में देख लीजिए, इंडिया में देख लीजिए, जहाँ नंबर्स बहुत आए हैं वहां पे भी कई स्कूल्स खुले हुए हैं, तो हम अगले 5 साल तक क्या करें? ऑनलाइन लर्निंग से आप मुतमईन नहीं है, फीस आप नहीं देना चाहते, तो क्या पूरे पाकिस्तान में 5 साल के लिए तालीम बंद कर दें? नहीं, देखें, आप ये जो बात कह रही हैं, सारी दुनिया में स्कूल्स खुले हुए हैं, बहुत सारे ममालिक में स्कूल नहीं खुले हुए हैं, और हम भी यही कह रहे हैं कि आप स्कूल खोलें। कोरोना अगर नहीं है आप बिल्कुल खोलें। हम भी अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि वो स्कूल जाए, पढ़े जाकर। इस वक्त वो तो बीच का रास्ता निकाल लेते हैं, बीच का रास्ता निकालने के लिए कोई तैयार तो हो। नहीं, सस्पेंड कर देते हैं बच्चों के एडमिशन। सरकार जब वैक्सीन आ जाएगी तब आप भेजिएगा बच्चे को उस वक्त। हम 90% पेरेंट्स जो ये कह रहे हैं कि गैलेप का सर्वे आप देख लें, गैलेप का सर्वे आप देख लीजिए, कोई भी बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाह रहा है। अवेयरनेस 85% पाकिस्तान गैलप सर्वे के मुताबिक। दोबारा करा लीजिए सर्वे, मैं चैलेंज करता हूं कि 85% लोग नहीं भेजना चाह रहे। इसके बाद मुज़र्रिर जी, योर कमेंट। जी बिल्कुल, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ये कहता है कि हर पेरेंट मेरे पास आके रिक्वेस्ट कर रहा है कि किसी तरह स्कूल खोलें और बच्चा ले लें। दे वांट अस टू टेक इवन द प्राइमरी एंड द अर्ली इयर्स एज वेल, क्योंकि वो ये समझते हैं, पेरेंट को पता है, माएँ उकता चुकी हैं इस वक्त, मैं आपको सही बता रही हूँ, और वो कहती हैं मिस कोई कोरोना नहीं हुआ हमें इतने अरसे, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा भी ठीक है, आपके एसओपीस तो घर के एसओपीस से ज्यादा बेहतर है। स्कूल्स ने बहुत इस पे राय बटी भी है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये इतना अहम इशू है।